मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का एक और तरीका भी है, फसल चक्रण। फसल चक्रण में किसान एक मौसम में एक फसल बोता है और दूसरे मौसम में दूसरी फसल बोता है। उदाहरण दें, उत्तर भारत में विशेष करके पहले फलीदार पौधों के खेती की जाती है, उसके बाद गेहूं की खेती की जाती है। फलीदार पौधों की खेती करने से क्या फायदा होता है? आपने अपनी कक्षा 7 में पढ़ा है, फलीदार पौधों की जड़ों में एक तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम कहते हैं। यह बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ समय के लिए यदि हम फसल खेतों को खाली छोड़ दें, तब भी उनकी उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने खेतों में 2 फसलों को भी इकट्ठा बो सकते हैं। हमें फलीदार पौधों को साथ में अगर हम बोते हैं तो जो पौधे जो पृथ्वी है, जो जमीन है, उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से फसल चक्रण से भी हम अपने खेत की उर्वरकता बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है सिंचाई। फसल को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि पौधों को पानी की जरूरत क्या होती है? पौधों में 90% पानी होता है और बीज के अंकुरण के लिए, पौधे के विभिन्न भागों में खनिज व लवण पहुंचाने के लिए पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। भारत एक बच्चों कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मेनली खेती ही यहाँ का प्रोफेशन है और खेती के लिए हमारे किसान जो हैं वो मानसून पर निर्भर रहते हैं और जब मानसून नहीं आता या कुछ समय डिले हो जाता है या जब फसल को पानी चाहिए और पानी नहीं मिल रहा, उस समय आर्टिफिशियल तरीके से खेतों को पानी दिया जाता है, उनकी सिंचाई की जाती है। उस समय पानी के कौन से स्रोत होते हैं? किससे पानी लिया जाता है? कुएं से, जलकूप से, नदी से, तालाब से, झील से, बांध से, इनसे पानी को उठाया जाता है, ऊपर पंप किया जाता है और पौधों को दिया जाता है, फसल को दिया जाता है। तो सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं, जैसे मोट, ढेकली, चेन पंप, रहट आदि। सिंचाई के पारंपरिक तरीके से समय बहुत ज्यादा लगता है और श्रम बहुत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ये। और इसके अलावा जो सिंचाई होती है वह भी पूरी प्रॉपर नहीं होती। कुछ जगह पानी एकत्र हो जाता है, कई जगह पौधों को पानी मिलता है और कई जगह पौधों को पानी नहीं मिलता। और ये पारंपरिक तरीके के लिए ज्यादातर पशुओं और मजदूरों का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए अब सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है वह है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है? छिड़काव तंत्र का मुख्यतः उपयोग जहां असमतल जमीन होती है वहां पर किया जाता है। देखिए, ये आपको चित्र में भी दिखाया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर पाइपें होती हैं जिनके सिरे पर नोजल लगा दिया जाता है और इस नोजल से पानी निकलता है और ये घूमती है जिससे कि चारों तरफ पानी का छिड़काव हो जाता है। अब एक आपको दिखाया है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में क्या होता है? पूरे खेत में पानी की पाइपों को बिछा दिया जाता है और जो पौधे की जड़ें हैं वहां पर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। इस तरीके का उपयोग मुख्यतः जो सब्जियों में व फल देने वाले पौधों में किया जाता है। ये बहुत ही किफायती तरीका है, इसमें पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता। खेत में पौधों के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। अब ये हमारी फसल के लिए क्यों नुकसानदेह होते हैं? क्योंकि यह जमीन से पोषकता को ले लेते हैं जिससे हमारी फसल को पूरी खनिज लवण पूरे उसको प्राप्त नहीं होते हैं, पानी ले लेते हैं और इस प्रकार से
अधिक मात्रा में होने के कारण हमारी फसल को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता और प्रकाश नहीं मिलता, जिससे उसकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमें खेत से इनको निकालना बहुत जरूरी है। खरपतवार को खेत से निकालने की विधि को क्या कहते हैं? निराई। निराई क्या है? खरपतवार को खेत से निकालना। पौधों में जब बीज बनने लगते हैं, उस समय हमें खेत से खरपतवार को निकाल देना चाहिए। इसको निकालने के लिए हम खुरपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आजकल कुछ खरपतवार नाशक भी आ गए हैं, जिनके छिड़काव से हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। अब है कटाई। जब हमारी फसल पक जाती है, तो फसल का काटना कटाई कहलाता है। कटाई के भी कई तरीके। कुछ किसान इसको हाथों से पूरे पौधे को उखाड़ देते हैं, कुछ दराती से काटते हैं और कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। कटाई के बाद भूसे व बीजों को अलग कर दिया जाता है, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। और आजकल हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कार्य एक मशीन से किए जाते हैं, जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं। इसका बड़े बड़े खेतों में इसका विशेषकर उपयोग होता है। और बीजों को जब हम भूसे से अलग करते हैं, तो उसको फटकन विधि द्वारा करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? जोर से जो आपका अनाज है उस पर आप हवा डालते हैं, जिससे भूसा एक साइड इकट्ठा हो जाता है और दाने दूसरी साइड इकट्ठे हो जाते हैं। कटाई के टाइम हमारे किसान बहुत खुश होते हैं और इसीलिए उन दिनों कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू। ये सब कटाई के पर्व। आप लोगों ने सजेशन बॉक्स पर जाना है और मुझे बताना है कि ये त्योहार कहाँ-कहाँ मनाए जाते हैं और इसमें कौन-कौन सी फसलें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। ये आपको मशीन दिखाई गई है, दराती दिखाई गई है, जिसके द्वारा हम फसल को काटते हैं। ये हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कार्य एक ही मशीन से हो रहा है। और यहाँ पर नीचे एक किसान भूसे और बीज के दानों को अलग कर रहा है। ये आपको 3 चित्र मैंने पिक्चर से दिखाए हैं। अब है भंडारण। भंडारण क्या होता है बच्चों? जब कटने के बाद हमारी फसल तैयार होकर आ जाती है, तो उसके लंबे समय तक उसको रखने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ उसका प्रबंधन करना चाहिए, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव ना लगे, उसमें कुछ पीड़क ना लगे, चूहे उसको ना खा सके। क्योंकि जब हमारी फसल आती है, तो उसके दाने थोड़े गीले होते हैं। इसलिए हमें पहले फसल को अच्छी तरह सुखाना चाहिए और फिर उसमें पीड़कनाशक व दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। घरों में लोग जहाँ छोटी मात्रा में हम अपने अनाज का भंडारण करते हैं, वहाँ नीम की पत्तियों का भी हम उपयोग करते हैं। और फिर किसान इसको बोरी में भरकर या बड़े-बड़े पात्रों में भरकर इकट्ठा कर लेता है। पर जहाँ पर फसल बड़ी मात्रा में इकट्ठी की जाती है, उसके लिए भंडारण गृह होते हैं, जिनमें बोरियों में भरकर आपको चित्र में दिखाया गया है, किस प्रकार बोरियों में भरकर हम अपने अनाज को रखते हैं। और साइलो, ये बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, जिसमें हम अपने अनाज को रखते हैं। और इसमें रासायनिक विधि द्वारा भी हम अपनी इन पीड़कनाशकों से छुटकारा पाते हैं और इनको नष्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे बीज जो हैं वो खोखले हो जाएंगे और उसके बाद उसमें हमें अंकुरण के समय बहुत नुकसान होगा।